नमस्कार दोस्तों। आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं कृषि सेस के टॉपिक पर। जैसा कि आपको पता है, बजट 2021-22 में भारत सरकार के द्वारा एक नया सेस लगाया गया है। इस सेस को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम कोशिश करेंगे इस बात को समझने की कि ये सेस किस ढंग से लगाया गया, खास तौर से तब जबकि भारत सरकार के द्वारा साथ में ये भी कहा गया है कि इस सेस की वजह से लोगों के ऊपर कोई भार नहीं पड़ेगा, कर के रूप में उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा। तो दोस्तों इस बात से आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार को इस सेस से कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं होने वाली है, क्योंकि जो कर का भार लोगों पर पड़ता है वो ही सरकार की इनकम बनता है। तो जब सरकार ये कह रही है कि कर भार नहीं पड़ेगा लोगों पर, तो इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा इनकम जनरेट नहीं होने वाली है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर फिर इस सेस को लगाने की फिलॉसफी क्या है। तो इस वीडियो में हम उस फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे और अन्य संबद्ध पक्षों की भी बातचीत करेंगे, जैसे कि वित्त आयोग इस टॉपिक से किस तरह से जुड़ा हुआ है, राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है वो इससे किस तरह से जुड़ी हुई है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से संवैधानिक प्रावधान है जिनके तहत ये सेस वगैरह आरोपित किए जाते हैं। हम ये भी समझेंगे कि सेस और सरचार्ज में क्या अंतर है। हम ये भी जानेंगे कि धीरे धीरे सरकार की जो कर प्राप्तियां हैं केंद्र सरकार की, क्या उसमें सेस और सरचार्ज की भूमिका बढ़ती जा रही है। ये बढ़ती हुई भूमिका केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में कोई तनाव का कारण तो नहीं है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज का इरोजन तो नहीं हो रहा है। ये सारी बातें हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये सेस किस ढंग से लगाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि ये सेस का रूप दो तरह से है, एक सीमा शुल्क का रूप है और एक उत्पाद शुल्क का रूप है। तो सरकार ने बोला भी है कि जहां जहां पर जिन जिन वस्तुओं पर इस सेस को लगाया गया है उनकी सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्कों को इस ढंग से कम कर दिया गया है कि फाइनली वस्तुओं की कीमतों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो सेस है वो इफेक्टिव है 2 फरवरी से। तो 2 फरवरी निकल चुकी है और हम अखबार अगर पढ़ते हैं तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि संबंधित वस्तुओं की कीमतें बढ़ी है इस सेस के आने की वजह से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये सेस किस तरह से लगाया गया, किन चीजों को इसमें शामिल किया गया, इसकी कस्टम साइड कौन सी है, इसकी एक्साइज साइड कौन सी है दोस्तों। तो आइए इस चीज को हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ थोड़ा अंग्रेजी का मैंने इस्तेमाल किया है ताकि इससे कम्युनिकेशन बेहतर हो पाता है। इम्पोजिशन का मतलब होता है लगाना, इम्पोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। इसको संक्षेप में आप AIDC बोल सकते हैं, ऑन स्पेसिफाइड गुड्स। और ये इफेक्टिव हो रहा है 2 फरवरी 2021 से। यहाँ पर पहले से ही सरकार द्वारा मेंशन कर दिया गया था कि ये 2 फरवरी से इफेक्टिव होना है। दोस्तों ये यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन कस्टम साइड, कस्टम्स साइड, मतलब इसकी 2 साइड है, एक्साइज साइड और कस्टम्स साइड। तो ये कस्टम्स के रूप में लग रही है और कौन कौन से आइटम्स पर कस्टम्स के रूप में लग रही है ये इसमें दिखाया हुआ है। जैसे मैं कुछ को रीड कर रहा हूं और आपको दिखाई दे रहा होगा, गोल्ड सिल्वर एंड डोर बार्स, एल्कोहलिक बेवरेजेस, क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल, एप्पल्स, इस तरह से इनकी लिस्ट बनी हुई है। और आप इधर आते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर गोल्ड सिल्वर एंड डोर बार्स के ऊपर सेस जो है वो 2.5% है। यहाँ पर लिखा हुआ प्रपोज्ड सेस यानी प्रस्तावित सेस और ब्रैकेट में लिखा हुआ कस्टम्स। तो ये कस्टम्स के रूप में है, सीमा शुल्क के रूप में है। तो ये वस्तुएं जितनी भी बाहर से आ रही है, इससे पता लग जाता है कि जितनी भी वस्तुएं बाहर से आ रही है उनके ऊपर जो सीमा शुल्क लगता है उस फॉर्म के अंदर ये AIDC को लगाया गया है। तो 2.5% लगाया गया है गोल्ड वगैरह पर और 100% दोस्तों लगाया गया है एल्कोहलिक बेवरेजेस पर, जो शराब वगैरह है उनके ऊपर, जो बाहर से शराब आती है उसके ऊपर 100% कस्टम्स लगा हुआ है। दोस्तों मैं इसके इस टेबल के बाद में आपको बताऊंगा कि सरकार ने कस्टम्स जो पहले थे इन आइटम्स पर उनको इस ढंग से कम कर दिया है कि इस सेस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब ये बजट आ रहा था उस समय कई लोग टीवी चैनल्स और अन्य जगहों पर कह रहे थे कि ये सारी चीजें महंगी हो जाएगी, उसको ठीक से पढ़े बगैर ही वो लोग इस बात को बोल रहे थे। लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको प्रूव करूंगा कि इनके दाम नहीं बढ़ने चाहिए और नहीं बढ़े हैं। तो एल्कोहल का अगर मैं एग्जाम्पल लूं दोस्तों, तो
150% इस पर सीमा शुल्क लगता रहा है इस बजट के आने से पहले तक। और अब सरकार ने क्या किया कि इस पर 100% का एक और सीमा शुल्क लगा दिया है। आप इसको ऐसे समझे, जो सीमा शुल्क पहले चल रहा था उसका 100% नहीं है, ये एक्स्ट्रा 100% है, प्लस 100%, ऐसे समझ लो आप। तो दोस्तों 100% एक्स्ट्रा कर दिया, तो उन्होंने 100% माइनस कर दिया। पहले 150 था, अब 50% ही सीमा शुल्क उस पर रखा गया है। वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, इस चीज को एक टेबल में कंफर्म कराऊंगा आपको कि ये मैंने बोला था। और 50% सीमा शुल्क अब सरकार लगा रही है और एआईडीसी होगी 100%, तो 150% फिर से हो गया एक तरह से। इस तरह से न्यूट्रलाइज करने की इसमें कोशिश की गई है दोस्तों। तो इस तरह से आप ये सारे आइटम्स देख सकते हैं। और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूपीएससी का एग्जाम है, उसमें यूपीएससी इस तरह से प्रश्न नहीं करती है कि किसके ऊपर कितना कितना सीमा शुल्क एआईडीसी के रूप में लगा है, लेकिन वो ये सवाल कर सकती है कि एआईडीसी का फॉर्म क्या है जो इस साल के बजट में, मतलब 2021-22 के बजट में रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो कस्टम्स के रूप में है और एक वो एक्साइज के रूप में है। कस्टम्स रिलेटेड चीजें ये आपके सामने है, 2.5%, फिर 100%, 17.5%, 20%, 35, 1.5%, 5%, ऐसे करके ये लिस्ट बनी हुई है। और ये सारे आइटम्स हैं जिनको आप थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख सकते हो मोटे रूप में, लेकिन इनकी दरों को याद रखना जरूरी नहीं है। और एआईडीसी जो है वो एक फ्लैट रेट के रूप में नहीं लगाया गया है, अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग लगाया गया। एक चीज ये ध्यान में रखिए, और ये एडिशनल है, जितना कस्टम है उसके अलावा है प्लस करके, लेकिन जितना प्लस किया गया उतना उसको रिड्यूस भी कर दिया गया। तो इफेक्टिवली वही रेट्स काम कर रही है भारत में जो पहले काम कर रही थी। बस आप इसको डिकम्पोज करके बोल सकते हो कि ये एआईडीसी है और ये बेसिक कस्टम ड्यूटी है, ऐसे करके आप इस चीज को कह सकते हो। तो आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर इससे फर्क क्या पड़ गया फिर, तो ये बात तो हम रिजर्व रखते हैं, अभी इसकी बात मैं आगे करूंगा दोस्तों। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब ये तो कस्टम साइड हुई यहाँ पर। अगर आपको एक्साइज साइड देखनी है तो एक्साइज साइड में दो चीजें नजर आ रही है। एक ये पेट्रोल दिख रहा है, पेट्रोल पर 4 रुपए पर लीटर का इन्होंने सेस लगाया, लेकिन साथ में गवर्नमेंट ने कहा कि उतना ही एक्साइज को कम कर दे रही है। और 2.5 पर लीटर पेट्रोल पर लगाया और 4 रुपए पर लीटर डीजल पर लगाया उन्होंने। तो ये कम कर दिया सरकार ने, इनके ऊपर जो एक्साइज लगता है उसको कम कर दिया, उसी हिसाब से कम कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी रेट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और वो हमें चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि इस सेस की वजह से कोई इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं होना है दोस्तों। आगे बढ़ते हुए अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है बीसीडी रेट्स हैज बीन रिड्यूस्ड। बीसीडी का मतलब होता है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया, हैज बीन रिड्यूस्ड ऑन फॉलोइंग आइटम्स। इन आइटम्स पर कस्टम्स ड्यूटी जो बेसिक रूप होती है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ द रिवाइज्ड रेट ऑफ बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ऑन सच आइटम्स शैल बी एज फॉलोज। ये कम वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटीज हैं। इसमें हम एक एग्जांपल उठाते हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया। ये एग्जांपल था एल्कोहलिक बेवरेजेस का, और मैंने आपको बोला था कि इस पर सरकार ने कम करके 150% था इस पर। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 150%, इसको हटाकर अब क्या कर दिया है, 50% कर दिया है। और 100% थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि इस पर कस्टम्स के रूप में एआईडीसी को लगाया गया है। तो 50 में अगर आप प्लस 100% करते हो तो आपको फिर से 150% मिल जाता है। तो दोस्तों फर्क नहीं पड़ रहा है इनकी कीमतों के ऊपर। इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हो कि ये सेस किस ढंग से लगाया गया है। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है दोस्तों कि आखिर ये सेस फिर क्यों लगा रही है सरकार। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सेस और सरचार्ज, सेस आर्टिकल 270 में दिया हुआ है। अगर आप संविधान का अनुच्छेद 270 पढ़ते हो तो उसमें सेस के बारे में बात की गई है, और संविधान साफ तौर से कहता है इस अनुच्छेद में कि यूनियन किसी विशेष पर्पज के लिए सेस आरोपित कर सकता है, यूनियन कर सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। किसी विशेष मकसद के लिए धन जुटाना हो तो उसके लिए वो सेस लगा सकता है, जिसको आप हिंदी में
उपकर कहते हैं। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उपकर से जो आय प्राप्त होती है वो पब्लिक अकाउंट में जमा रहती है, लोक लेखा निधि में जमा रहती है, और जैसे जैसे उस मकसद के लिए पैसे की जरूरत होती है वैसे वैसे उसको वहां से निकाला जाता है। इस तरह से सेस के धन का इस्तेमाल किया जाता है सरकार के द्वारा। एक आर्टिकल 271 भी है दोस्तों, और उसमें सरचार्ज लगा सकता है, लेकिन यूनियन नहीं लिखा हुआ है, उसमें भारतीय संसद सरचार्ज आरोपित कर सकती है। तो सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, किसी टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको सरचार्ज या अधिभार कहते हैं। हिंदी में सरचार्ज को अधिभार कहते हैं, सेस को हिंदी में उपकर कहते हैं। तो ये आर्टिकल 270 में यूनियन लगा सकता है, आर्टिकल 271 में अधिभार पार्लियामेंट आरोपित कर सकती है। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात और है कि जो भी कलेक्शन होता है सेस से या फिर अधिभार से, जो भी कलेक्शन होता है वो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं बनता है। डिविजिबल पूल का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिविजिबल पूल वित्त आयोग जो सुझाव देता है केंद्र सरकार को कि कितना टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन राज्यों में होना चाहिए, जितना वितरण होता है उसको हम डिविजिबल पूल कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इसी बजट में वित्त आयोग की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है, और उसमें वित्त आयोग ने 2021-26 के लिए बोला है कि केंद्र अपने द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले करों का 41% हिस्सा राज्यों को ट्रांसफर। तो 41% निकालने के बाद जो अमाउंट बनता है, जो राज्यों में बंटने योग्य होता है, उसी को डिविजिबल पूल कहते हैं। तो संविधान साफ तौर से कहता है कि जो सेस से कलेक्ट अमाउंट है या अधिभार से जो कलेक्ट अमाउंट है वो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये सेस जो लगाया गया इस साल के बजट में, ये इसी संविधान के प्रावधान का यूज करने के हिसाब से लगाया गया है। अब केंद्र को इससे जो रिसोर्स प्राप्त होंगे वो राज्यों में उनको बांटना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से इस अनाउंसमेंट से आप समझ सकते हो कि केंद्र की स्थिति तो न्यूट्रल वाली होगी, लेकिन राज्यों को इससे नुकसान होगा, क्योंकि जितनी अमाउंट उससे आनी थी वो डिविजिबल पूल का हिस्सा होती थी, क्योंकि केंद्र ने कस्टम्स को कम किया, एक्साइज को कम किया। और जैसा कि आपको पता है कि कस्टम्स और एक्साइज जो भी कर केंद्र लगाता है और वसूलता है वो डिविजिबल पूल का हिस्सा होते हैं संविधान के अनुसार। तो कस्टम्स को कम किया, एक्साइज को कम किया, तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? राज्य को हो रहा। केंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र को तो उतनी इनकम प्राप्त हो रही है। इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो राज्यों का जो हिस्सा वो केंद्र के पास रह जा रहा है इसमें। इस प्रकार से दोस्तों सेस और सरचार्ज लगाने का जो बेनिफिट है वो केंद्र को प्राप्त हो जाता है। और यही कारण है दोस्तों कि हमारे देश में लगातार, अगर आप 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को पढ़ते हैं जो अभी सबमिट की गई है, और वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर आपको रिपोर्ट दिख जाएगी, और आप उस रिपोर्ट का पेज 67 देखें, फाइनल रिपोर्ट का पेज नंबर 67 देखें। वहां से मैंने एक टेबल लिया और वो टेबल मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उस टेबल को देखने से आपको ये अंदाज हो जाएगा कि धीरे धीरे केंद्र सरकार की जो कर प्राप्तियां हैं, जो सकल कर प्राप्तियां, जिनको आप कह सकते हो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू और रिसीट्स, उसमें अधिभार का और सेस की भूमिका लगातार बढ़ती हुई जा रही है। ये अभी हम देखेंगे और उससे कंफर्म करेंगे। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्तीय संबंध है उनको खराब करता है। और आप वित्त आयोग की रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ते हैं तो लगातार राज्य इस मुद्दे को उठाते रहे। 14वें वित्त आयोग ने इस मुद्दे को काफी उठाया था अपनी रिपोर्ट में कि ये उपकर और जो अधिभार हैं इनकी जो परंपरा बन रही है और इनको बार बार जो केंद्र लगा रहा है। अभी भी हमारे देश में कई प्रकार के उपकर और अधिभार चल रहे। कुछ जो थे पहले वो जीएसटी में मर्ज हो गए हैं, लेकिन एक जीएसटी कंपनसेशन सेस चल रहा है दोस्तों। इसी तरह से रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस चल रहा है, ऐसे सोशल वेलफेयर सरचार्ज चल रहा है, एजुकेशनल सेस चल रही है। तो कई प्रकार के सेस और सरचार्ज चलते रहते हैं। इससे कहीं ना कहीं दोस्तों संवैधानिक रूप से राज्यों को मतलब एक तरह से हम संविधान की भावना का हरण करते हैं एक सीमा तक। अगर हम ज्यादा से ज्यादा उपकर और अधिभारों का प्रयोग करते हैं तो वो एक मिसयूज की कैटेगरी में चला जाता है। जो पेज नंबर 67 पर जो टेबल दी गई है
वित्त आयोग के द्वारा, 15वें वित्त आयोग के द्वारा। आइए उसको हम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे उपकर और अधिभारों की भूमिका बढ़ती हुई जा रही है केंद्र सरकार की जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है। आइए आप देखिए, इसमें 2011-12 से हमने शुरू किया हुआ है, इस मतलब इस टेबल में दिखाया हुआ है, और ये 20-21 तक के बजट एस्टिमेट तक ये जा रहा है। तो बजट एस्टिमेट्स को देखने में कोई विशेष फायदा नहीं, हम यहाँ तक इसको देखेंगे 19-20 के जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है, या रुपीज करोड़ में लिखा हुआ है, तो यहाँ डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस ये सब है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल सेस एंड सरचार्ज एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, ये वाली लैंग्वेज आप देखें, टोटल सेस एंड सरचार्ज एज परसेंट ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का मतलब सकल कर प्राप्तियां जो सरकार की है, सकल कर राजस्व जो है, उसके प्रतिशत के रूप में टोटल सेस और सरचार्ज कितना बन रहे हैं केंद्र के लिए, ये इसमें दिखाया गया है। तो दोस्तों 11-12 में ये 10.4% ही थे और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 12-13 में 11.7% हो गए, उसके बाद में आप 13-14 को देखते हैं तो 12.4% हो गए, इसके बाद 13.5% हो गए, 14-15 में, 15-16 में थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन 16-17 में फिर से 13.5% हमें दिख रहे हैं, इसके बाद 13.9% और 19.9%, और 19-20 का जो रिवाइज एस्टिमेट आप देखते हैं वहां पर 20.2% यहाँ आकर काफी हाई हो जाता है, यानी कि 1/5 जो रेवेन्यू है केंद्र सरकार का वो सेस और सरचार्ज से आ रहा है। तो दोस्तों ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखें, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को ध्यान में रखें, इंटरव्यू भी आने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो तो उन लोगों के लिए भी काफी काम का है जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं। तो दोस्तों कोई भी प्रश्न खड़ा हो सकता है, और आपके सिलेबस में दोस्तों सब कुछ है, एक तरह से आप ये मान लीजिए। जो बजट तो आपको पूरी तरह से ठीक से ही पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज को देखना पड़ेगा, और इसीलिए मैं एक सीरीज जैसा इस बार चलाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर टॉपिक को डिटेल से मैं बता सकूं और सारे पक्षों पर हम लोग बातचीत कर सकें। तो दोस्तों ये सारे संबद्ध पक्ष थे जो एआईडीसी को लेकर हमने बातचीत की। दोस्तों एआईडीसी तो एक बहाना है, लेकिन कई सारी दूसरी चीजें हमें जानने को मिलती है, और कई बार पीटी में इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, ट्रेंड वाले प्रश्न भी आते हैं। उसमें ऐसे कथन आपको दे सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में या एक दशक में या पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि केंद्र की कर प्राप्तियों में उपकर और अधिभार की भूमिका बढ़ती हुई जा रही है। तो ये कथन सत्य है कि गलत है? कई सारे कथन ऐसे दे सकते हैं और उसमें पहचान करवा सकते हैं आपसे कि ये कथन सत्य है या असत्य है या किस प्रकार का कथन है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में हम यहाँ तक की बातचीत करेंगे, और मैं अगले वीडियो में हाजिर होता हूँ फिर एक दूसरे टॉपिक को लेकर जो बजट से जुड़ा हुआ है, और आप इनको ध्यानपूर्वक सुनिए, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे वीडियो को करने से आपको परीक्षा में कैपेसिटी बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर टाइम।